जी। सभी साथियों को पुनः एक बार मेरा नमस्कार। मुझे बहुत हर्ष है कि आज हम लगभग 3 महीनों से हमारे एक बहुत स्नेही और मर्मज्ञ गंभीर ऑब्जर्वर हमारे साथ में है, स्पीकर हमारे साथ में है। पुनः हम उस परिचय के साथ आपको मुखातिब कराएंगे। आज जिस विषय को लेकर आप आ रही हैं उसको भी बताएंगे। पहले हम परिचय से बात शुरू करते हैं कि आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर प्रज्ञा पुरोहित जी। आईओआईसी के नियमित पाक्षिक कार्यक्रम में हम आप सभी का उनके साथ आपका सभी का स्वागत करते हैं। इस पाक्षिक कार्यक्रम में आज हम जिनको सुने जा रहे हैं, पुनः नाम बताते हैं हम डॉक्टर प्रज्ञा पुरोहित जी, जो वर्तमान में एमसीएम डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुंबई में डेंटल सर्जन हैं। आप नानामती अस्पताल में मुंबई में दंत चिकित्सक रह चुकी हैं। आप मलाइका अरोड़ा संस्थान में योग गाइड है एवं दीपिका मेहता इंडोनेशिया की बैक बेंडिंग डेमोन्स्ट्रेटर भी है। आपका योग प्रशिक्षण विश्व के प्राचीनतम योग प्रशिक्षण केंद्र में से हुआ है। आप जिस गहराई के साथ में हमारे साथ लगातार पिछले 3 महीनों से जुड़ी हुई हैं और अपने विचारों से हमें अवगत करा रही हैं, बुद्धि पर अनुभूति हमें कराती हैं। आज पुनः हम एक नए विषय के साथ आपके साथ में हैं और वो विषय है एंगर, क्रोध। हम कैसे आपके साथ बात करेंगे। निश्चित तौर पर हम इस के उत्तरार्ध में लगभग आधे समय के बाद हम प्रश्नोत्तर सेशन रखेंगे। जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, हम प्रज्ञा जी से उनके बारे में उनके विचार जानना चाहेंगे। आप अपनी जिज्ञासाओं के लिए हैंड रेज करके बात कर सकते हैं या सीधे अनम्यूट करेंगे, तब हम आपको आमंत्रित भी करेंगे। तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। प्रज्ञा जी के लिए हम पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। डॉक्टर प्रज्ञा पुरोहित जी आपके साथ हैं शीघ्रता से। डॉक्टर प्रज्ञा जी। प्रणाम सबको। ये जो आप परिचय देते हैं प्रज्ञा पुरोहित का, ये परिचय आप अगली बार से ना भी दें तो बहुत अच्छा है। सिर्फ टॉपिक बता दें, क्योंकि ये कुछ चंद क्षण भी बहुत अमूल्य है और प्रज्ञा का कोई परिचय है नहीं वास्तविकता में। जो प्रज्ञा का परिचय है वही आपका परिचय है और जो यहाँ बैठे हैं उन सबका परिचय है। देखिए, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअलिटी पे बात कर रहे हैं, अध्यात्म पे बात कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि जिस भी टॉपिक पे हम बात करते हैं वो अध्यात्म के तौर पे है, ना कि इंटेलेक्चुअल बुद्धि के स्तर पे। तो हम बुद्धि के स्तर पे अगर समझने का प्रयत्न करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जहां पे साइंस खत्म होती है वहां पे स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है और जहां पे बिलीफ खत्म होता है वहां पे फेथ शुरू होता है। जहां पे जो हम जानते हैं वो खत्म होता है, ज्ञान खत्म होता है, वहां पे प्रज्ञा शुरू होती है। तो हम जब बात करें तो हम हर चीज को ऐसा ना समझे कि हम समझ पाएंगे। ये ऐसी चीज है विच इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, समझने की नहीं है। इट इज समथिंग एक्सपीरियंशियल, जो आप खुद अपने जीवन में आभास जब करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको चांद का, आप अगर किसी को समझाना चाहें तो आप चांद समझा सकते हैं,
पर चांदनी आप नहीं समझा सकते, ये चांदनी है। तो चांदनी की आप कितनी भी व्याख्या कर ले, आप कम ही पड़ जाएगी, क्योंकि वो आप एक्सपीरियंस करेंगे जब आप उसको देखेंगे। देखने में और सामने से किसी को बताने में बहुत अंतर है। खुशबू को आप किसी को भी समझा नहीं सकते। स्मेल cannot be described. You have to smell on your own to know how does it feel, whether it is good, whether it is bad, whatever it is something experiential. So even what we are talking about here is something which is experiential, जो आप खुद जब जिएंगे तभी आप जानेंगे। जान के मान के जीने की चीज है अध्यात्म, ना कि समझने की। जब हम जिस चीज की बात कर रहे हैं अध्यात्म, मतलब आत्मा का अध्ययन। आत्मा का जब कोई आकार ही नहीं है, जो निराकार है, उसको आप समझ कैसे सकते हैं? उसके बारे में जो बात हो रही है, उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स पे बात हो रही है, उसको आप कदापि नहीं समझ सकते। तो अपने आप को खोल के रखिए। जब भी आप कुछ सुने, जो बोल रहा है उसका कोई महत्व नहीं है, जो बोला जा रहा है उसका महत्व है। जब भी आप सुने तो अपने आप को खुला रखें, ताकि जो आप सुन रहे हैं उसमें से ज्यादा ग्रहण कर पाए। अगर आप अपनी बुद्धि लगाएंगे उसमें, तो आप जैसे ही कुछ बोला जा रहा है, आपने जो पहले से सुन रखा है वो पहले सामने आ जाएगा आपके, और आप तोलने लगेंगे। जो बोला जा रहा है उसको आप पूर्णतः ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने आप को खुला रखें। आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं, क्रोध, वो एक ऐसा विषय है जिसपे अगर हम देखें तो आदि योगी जो हैं, जो स्वयं शिव हैं, एक, उनको भी क्रोध आता है, उनको भी क्रोध आता है। परशुराम जी को भी क्रोध आता है, और ऐसे अन्य कई उदाहरण हैं जिनको हम भगवान कहते हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, जो स्वयं आदि पुरुष हैं, उनको भी क्रोध आता है। माँ काली को भी क्रोध आता है। तो यहाँ पे जिन दो तत्वों की बात हो रही है, जिसमें से एक कॉन्शियसनेस है और एक मैटर है, दोनों तत्व के जो आधार हैं, उनको भी क्रोध आता है। उनके क्रोध में और हमारे क्रोध में जो हमको आता है, उसमें क्या अंतर है, और उस क्रोध से कैसे विजय पानी है। जो हमको आता है वो क्रोध हम करते हैं। करने में और होने में मुझे गुस्सा, मैं गुस्सा करती हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। जो हो जाता है उस पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, पर जो हम करते हैं वो हमारे हाथ में होता है। और क्रोध वॉलेंटरी है, जो कंट्रोल किया जा सकता है, जो हमारे हाथ में होता है, अपने आप नहीं आ जाता है। बारिश जो है वो आ जाती है, उसको आप रोक नहीं सकते। क्रोध हम करते हैं। जब से हमने शुरू किया है, एक एक सीढ़ी ऐसी है कि सबसे पहले उसमें जागरूकता आती है, जागरूकता के बाद चेतना आती है, चेतना के बाद मैं आता है, मैं के बाद मोह आता है, मोह के बाद हमने अलग अलग सब्जेक्ट लिए हैं। ये जो चारों हैं, ये आधार है। ठीक है, जागरूकता और चेतना एक ही है। चेतना की जागरूकता है, जागरूकता चेतना की, ये दोनों एक ही बात है। अवेयरनेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है कॉन्शियसनेस का। एक पेंटिंग जिसका मतलब वो जो सामने सामने समझ में आ रही हो, वो कॉन्शियसनेस है, वो सोल है। और एक पेंटिंग जिसका मतलब सिर्फ वो पेंटर ही जानता है जिसने उसको बनाया है, सेम पेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में अवेयरनेस कहलाती है। अब इसके बाद जब हमने बात की मोह की और मैं की या अहंकार की, ये दोनों जो है, मोह
हर हर विपरीत विकार की जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी सीढ़ी अगर कुछ है तो वो है मोह और अहंकार या मैं। ये अगर नींव है तो बाकी सब जो इस नेगेटिव इमोशंस हमारे में आते हैं, हम करते हैं, वो सब का आधार ये दोनों होते हैं। क्रोध 2 कारणों से आता है। सबसे पहला कारण होता है कि आपके मैं को, आपके अहंकार को यदि चोट पहुंची है, किसी ने कुछ ऐसा कहा है जिससे आपके अहंकार को चोट पहुंची है, तो आपको क्रोध आता है। पहला कारण। दूसरा कारण है मोह। जब आप किसी से कोई अपेक्षा करते हैं कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये मेरे लिए ऐसा करे, और वो अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती, तो जो क्रोध आता है वो दूसरा स्वरूप है। ये 2 ही मेन कारण होते हैं जिनकी वजह से हम क्रोध करते हैं। क्रोध आता नहीं है, हम क्रोध करते हैं। अब इन 2 आधार के अलावा हर चीज जो है वो इन्हीं 2 आधार के इर्द गिर्द घूमती है। क्रोध हम उन्हीं पे करते हैं जो हमसे नीचे हैं। हम कभी भी ना हमारा अहंकार, हमें अगर हमारा अहंकार को भी आहत पहुंचा है तो भी हम उन पे क्रोध नहीं करते जो हमसे किसी भी स्तर से ऊपर है। हम हमेशा जो हमसे नीचे हैं उनके ऊपर ही हम क्रोध करते हैं। अपेक्षा भी जो हमारी पूर्ण नहीं हुई है, तो अपेक्षा पूर्ण नहीं होने से भी हमें जो क्रोध हम करते हैं वो बाहर वालों पे उस आजादी से नहीं करते हैं जिस आजादी से हम घर वालों पे करते हैं। हम उन्हीं पे करते हैं जिनका हमें पता है कि हम कर सकते हैं। अगर ये हमारे हाथ में नहीं होता तो सब पे आता, हमको सब पे हम करते, पर चूंकि सोच समझ के हम वही कर रहे हैं जहां हम कर सकते हैं, ये सीधा सा प्रूफ है कि ये हमारे हाथ में है। वहां हम कैसे चुप रह जाते हैं जब हम यहाँ चुप नहीं रह पाते। देखिए, क्रोध कंस्ट्रक्टिव, एंगर कैन बी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, दोनों है। कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। क्रोध ऐसा नहीं है कि क्रोध, इसीलिए ये उदाहरण दिए गए, आदि योगी के का नाम लिया गया और शक्ति के महास्वरूप का भी नाम लिया गया। वो इसीलिए लिया गया कि दोनों आधार जो हैं, कॉन्शियसनेस और मैटर, या पुरुष और प्रकृति, जो दोनों आधार हैं इस सृष्टि के, उनको भी क्रोध आता है। वो उदाहरण लिए ही इसलिए गए हैं क्योंकि क्रोध कंस्ट्रक्टिव भी होता है, जहां पे करना है वहां पे करना ही है, और डिस्ट्रक्टिव भी होता है। 75% डिस्ट्रक्टिव होता है तो 25% कंस्ट्रक्टिव होता है कि जहां हमें करना होता है। अब इन दोनों में हम कैसे अंतर पता कर सकते हैं कि हमारा क्रोध कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। देखिए, चाहे आप किसी भी महापुरुष के, जिनके भी हम जिन्हें अगर हम आदि पुरुष का किसी का भी हम उदाहरण लेते हैं, उनका क्रोध और हमारे क्रोध में बहुत अंतर है। जो हमें क्रोध आता है उसमें हम अंदर तक हिल जाते हैं। जो उन्हें क्रोध आता है, जो संतों को क्रोध आता है, या जो भगवान को या ईश्वर को, जो उदाहरण दिए गए हैं हमारी संस्कृति में, जो हमने पढ़े हैं, धार्मिक किताबों में जो हमने पढ़े हैं, वो क्रोध भी इसीलिए दर्शाया गया है क्योंकि बताया गया है कि क्रोध कंस्ट्रक्टिव है। उनको जब क्रोध आता है
तो वो बहुत सुपरफिशियल होता है। उनके अंदर से वो बिल्कुल शांत होते हैं, उनके अंदर कुछ भी हलचल नहीं होती, सिर्फ वो ऐसा समुद्र है जिसके ऊपर आपको लहर दिखाई दे रही है, जब दिखाई देनी चाहिए तब दिखाई दे रही है, पर अंदर से वो बिल्कुल शांत है। और ये क्रोध जो है ये कंस्ट्रक्टिव कहलाता है, जिसकी वजह से आपके शारीरिक या मानसिक स्तर पे अंदर तक बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा, पहला। दूसरा, ये क्रोध जब आ जाएगा तो आ जाएगा, और जैसे ही वहां से आप हटे या वो जिसके ऊपर आपने क्रोध किया है वो हटा, और आप वापस वैसे के वैसे ही होंगे जैसे कि आप थे। इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगता है, अंतराल नहीं होता है ज्यादा आपका क्रोध में और आप क्रोध के पहले जो थे उसमें आने में। ये दूसरा अंतर है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर है वो ये है कि हमेशा कंस्ट्रक्टिव क्रोध जो है, अगर आप ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, धर्म, आपका धर्म निभा रहे हैं जहां पे आपको निभाना है, उसके लिए अगर आप क्रोधित हो रहे हैं तो वो होना जायज है, क्योंकि हर किसी के ऊपर कोई है जिसको उसे जवाब देना है। आज अगर आप कहीं काम करते हैं तो आपको अपने स्टाफ पे क्रोधित होना पड़ेगा, जब अगर वो काम नहीं करेंगे तो आपका क्रोधित होना आवश्यक है, क्योंकि जहां से आप उन पे क्रोधित हो रहे हैं आप इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो जो गलत होगा उसके जवाबदार आप होंगे और आपको किसी और ऊपर वाले को जवाब देना है, जो ऊपर बैठा है उसको और ऊपर जवाब देना है। तो ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक में जब भी आप क्रोध करते हैं, चाहे वो घर पे ही क्यों ना हो, चाहे अपने बच्चों पे ही क्यों ना हो, वो क्रोध कंस्ट्रक्टिव होता है, जो आवश्यक है। उसमें आपको पता होता है कि मैं ये कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये करना है, वो ऐसे ही हो नहीं जाता। उसमें आप में और क्रोध में एक दूरी होती है, जो आपको पता होती है कि मैं क्रोध कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना है इसलिए मैं कर रहा हूं। और जो डिस्ट्रक्टिव क्रोध होता है, जो हम 75% हम डिस्ट्रक्टिव जो क्रोध हमें आता है हम करते हैं, उसमें क्रोध और हम एक हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। हम मूर्छित अवस्था में बस करते हैं, और जब वो कर देते हैं उसके बाद हमें समझ में आता है कि हमने क्या कर दिया। कंस्ट्रक्टिव क्रोध में आप कभी भी गिल्टी फील नहीं करेंगे या रिपेंट नहीं करेंगे कि मैंने ये क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब जब भी डिस्ट्रक्टिव क्रोध आप करेंगे, जब जब भी आप अपने आवेग में इतना आ जाएंगे कि आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, तब तब आपको बाद में लगेगा कि मैंने क्या कर दिया, उस समय मैं कहाँ था जब मैं वो कर रहा था। जब आपको क्रोध आता है, डिस्ट्रक्टिव क्रोध आता है, जब आप वो क्रोध करते हैं, तब एक्चुअल में आप होते ही नहीं, आपकी उपस्थिति ही नहीं होती वहां पे। एक कहानी थी, मुझे कहानियां बड़ी अच्छी लगती हैं। एक राजा अकबर ही थे शायद, ऐसी ही कुछ कहानी है कि राजा अकबर गुजर रहे थे और जब वो निकल रहे थे तो ऊपर से खड़े होके एक आदमी गालियां बक रहा था। राजा अकबर ने खुद भी सुनी। उन्होंने दूसरे दिन उनको दरबार में बुलाया। दरबार में उन्होंने उसको बोला कि तुमने मुझे गालियां बकी, अब तुम्हें मृत्यु की सजा भोगनी पड़ेगी। आदमी ने कहा मैंने नहीं बकी। तो राजा ने बोला, अकबर ने बोला कि मैंने अपने कानों से सुना है, मेरे को किसी का
किसी साक्षी की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद साक्षी हूं क्योंकि मैंने सुना है तुमने बकी है। उस आदमी ने पूछा कब? अकबर ने बताया। आदमी ने बोला कि मैंने पी रखी थी, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने क्या किया। बिल्कुल ऐसी ही अवस्था होती है हमारी जब हम क्रोधित होते हैं। जब भी हम क्रोध करते हैं, क्रोध करते समय और जिसने पी रखी होती है उसमें, दोनों ही मूर्छित अवस्था में होते हैं, जब उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। होते ही नहीं है, वहां पे केवल क्रोध होता है। इसे नियंत्रित करने के, एंगर मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेस चलते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो कि दी गई हैं। एक टेक्निक जो बहुत अच्छी है पर काम तभी करती है जब आप जाने, क्रोध को जाने, उसे उसे छुड़ाना नहीं है अपने आप को, क्रोध को जानना है। जब आप जान जाते हैं तो अपने आप वो छूट जाता है। पर वो टेक्निक भी जो है वो काम तभी करती है, कोई भी चीज हमारे जीवन में काम तभी करती है जब हम जानते हैं, मानते हैं और खुद उस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं। जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे तो पूरे ब्रह्मांड की सारी टेक्निक्स भी हमें पता हो तो भी वो कमी पड़ जाएगी। हमें टेक्निक जानना और उसको अप्लाई करना, अपने जीवन में उतारना, नियंत्रित बार बार उतारना। क्योंकि अब तक हमारी आदत बन चुका है क्रोध। कोई चीज नहीं मिली बचपन में, फट से एक थप्पड़ लगा दिया। तो हम बचपन से जो हमारी हैबिट बन चुकी है, हमारी चाय पीने की, कॉफी पीने की हैबिट को तोड़ने में ही जब हमें इतना समय लगता है, तो ये हैबिट जो है ये हमारी बचपन से, काफी जनरेशन से, जन्मों से चली आ रही है। तो इस हैबिट को भी अगर तोड़ना है तो कम से कम 4 से 6 हफ्ते तो आपको, कोई भी टेक्निक आप अपनाते हैं तो आपको उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, नियंत्रित रूप से उसको करना पड़ेगा। तब फिर ऐसा होगा कि बाद में वो अपने आप होने लगेगी। 1 से 10 तक गिनती गिने, ये कभी भी नहीं हो पाता। वो इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम उस समय, हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमें 10 तक गिनती गिननी है। बाकी भी जो है, ठंडा पानी पीना है, चिल्लाना है, हाथ पांव इधर उधर मारना है, जो कुछ भी है, उस क्षण पे आपको नहीं समझ में आता कि आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए सबसे आसान तरीका जो है, वो तरीका वही तरीका है जो गुरजेफ को उनके पिताजी ने बताया था। गुरजेफ जब छोटे थे, उनके पिताजी ने मरते वक्त उन्हें जो तरीका बताया, वो तरीका सबसे आसान भी है और सबसे अच्छा भी है। और वो तरीका है, जब भी आप क्रोध करने वाले हों, जिस बात पे भी या जिस व्यक्ति पे भी, आप उसी समय उस बात को वहीं पे छोड़ के ये बोल दें कि मैं 24 घंटे बाद इसका उत्तर दूंगा या दूंगी। जब आप अपने आप को वो 24 घंटे देते हैं तो आप जिस भी तरीके से जवाब देने वाले हैं, क्रोध करने वाले हैं, उस सिचुएशन को, जिससे आपका आमना सामना अभी ऐसे हो रहा है, उस सिचुएशन को आप ऊपर से देख पाते हैं उन 24 घंटों में।
आप ये जान पाते हैं कि आप क्या करने वाले थे और आप क्या बोलने वाले थे, और सामने वाले को जो आप बोलते उससे कैसा लगता। ये जब आप ऊपर से देखते हैं, उन 24 घंटों बाद जब आप जवाब देते हैं, तो ना उसमें क्रोध आता है, ना कोई ऐसे शब्द आते हैं जिससे किसी को आहत पहुंचे। तो अगली बार जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका क्रोध आपके नियंत्रण में नहीं है और आप कुछ बोलने वाले हैं, हमेशा उस चीज को वहीं खत्म कर दें और कहें कि मैं 24 घंटे बाद इस पे बात करूंगा। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय जो है, हर मनुष्य के कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जिसके बारे में अगर उसको बोला गया तो ये बात पक्की है कि उसको वो बात आते ही क्रोध आएगा। वो इसलिए नहीं कि मैं बोल रही हूं, वो इसीलिए क्रोध आएगा क्योंकि उस बात पे उसको सैकड़ों बार अलग अलग तरीके से समाज द्वारा टोचा गया है। पर उसकी गलती ये होती है कि वो क्रोध करता है, वर्तमान में जीते हुए नहीं करता है। वो पूरा अतीत अपने साथ लेके आता है, और जो वर्तमान में बहुत ही सहज भाव से भी बोला जा रहा है, उस बात को भी उसे ऐसा लगता है कि ये उसी तरीके से बोला जा रहा है जिस तरीके से मैं सुनती आई हूं। और फिर उसे समझ में ही नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। अपना पिटारा उसके सामने आता है पहले का, और बस शुरू हो जाता है। उस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? जब भी हम किसी भी सिचुएशन में ये जान लें कि ये सिचुएशन है या ये चीज है जिससे मुझे एकदम से मैं क्रोधित हो जाता हूं या करने लगता हूं क्रोध, उन पर्टिकुलर चीजों का, उनको ट्रिगर पॉइंट समझें अपने, कि वो ऐसा जख्म है जिसको जैसे ही किसी ने देख भी लिया, दबाया भी नहीं है, नमक भी नहीं छिड़का है, सिर्फ किसी ने देखा है कि अच्छा ये जख्म है, देखने पे भी आपको क्रोध आप करने लगते हैं। उन चीजों का के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे ट्रिगर पॉइंट्स हैं। जब भी वैसी कोई बात निकले तो आपको अपने आप को सचेत रखना है, होश में रहना है कि ये बात निकली है। अब जवाब दूंगा मैं नहीं जानता, इसीलिए मैं सिर्फ अभी तो सुन के ले लेता हूं, 24 घंटे बाद इस बात का जवाब दूंगा। उस बात का वहीं के वहीं जवाब देना जरूरी नहीं होता, पर हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी ऐसी बात है जिससे हम तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं। अपने आप को उतना जाने कि कौन सी ऐसी बात है, कुछ कॉमन चीज ऐसी रहती है जो आपको हर बार उत्तेजित करती है, वो आपको जानना पड़ेगा। जब आप वो जान जाएंगे तो आप तुरंत, वैसी कोई बात होगी आप उसी क्षण उस जगह को छोड़ के चले जाएंगे। 24 घंटे बाद जब आप बात करेंगे तो अपने मनोबल से करेंगे। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका जो है वो थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, पर किया हुआ है, जिन्होंने किया है उन्होंने बताया है कि उनके लिए ये जो तरीका है ये बहुत अच्छा रहा है। और वो तरीका है कि जब भी आपको क्रोध आता है तो आपको सबसे पहले, अगर आप एकदम से इम्पल्सिव हो गए हैं तो आपको ये टाइम मिलेगा ही नहीं। जब आपने पहला और दूसरा तरीका अपना लिया है अपनी जिंदगी में और आपका क्रोध काफी हद तक थोड़ा नियंत्रण में आ गया है, तब आप ये कर सकते हैं कि जब भी आपको क्रोध आए तो आप ये देखें कि ये क्रोध आ किसको रहा है। जिस आधार पे हम बात कर रहे हैं, अध्यात्म की हम बात कर रहे हैं, तो क्रोध जिसको आ रहा है वो तो आप हैं ही नहीं। जैसे ही आप इस प्रश्न का उत्तर खुद से पूछेंगे, ये प्रश्न, और खुद इसका उत्तर खुद को देंगे,
तो जिसको क्रोध आ रहा है उससे तुरंत आपकी एक दूरी हो जाएगी, उस क्रोध के आप खुद ही साक्षी हो जाएंगे। जब अपने ही क्रोध के आप खुद साक्षी हो जाएंगे, क्योंकि उस प्रश्न का उत्तर आएगा कि ये क्रोध जिसको आ रहा है वास्तविकता में मैं वो हूं ही नहीं। इस प्रश्न के साथ ही आपकी और उस क्रोध की एक दूरी हो जाएगी और फिर आपको क्रोध करने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। इस प्रश्न से अगर आप नहीं आपको समझ में आता और उसके बाद भी क्रोध बहुत ज्यादा आ रहा है, किसको आ रहा है के बाद आप ये प्रश्न पूछें खुद से कि क्यों आ रहा है। आपने मान लिया कि हाँ मुझे आ रहा है और अभी मुझे आ रहा है, तो आपको फिर ये पूछना है कि क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है में भी आधार जो होगा वो दोनों आधार आप खुद होंगे, आपकी खुद की कमी होगी। एक बात हमेशा याद रखिए, क्रोध जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को साइड में रख दें तो क्रोध इज द एंगर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन ऑफ ऑल इमोशंस। अगर कोई आपको क्रोध करवाने में सफल हो रहा है, मतलब वो आपको आपके बारे में बहुत कुछ कह रहा है, जो कमियां आप में हैं वो आपको दिखा रहा है कि आपको अभी भी इस चीज पे अपने ऊपर काम करना है। योर एंगर ऑन समवन doesn't say anything about that particular situation. It says a lot about you, which you need to work upon. क्रोध इतना वॉलेंटरी है, ये आखिरी लाइन है। और एक बात जो अभी अभी मुझे अब देखने में आ रही है, बचपन में समझ में नहीं आई थी। क्रोध ना, आजकल क्रोध, हम पहले हमारे बच्चों को 2 थप्पड़ लगा देते थे, हम हमारे बच्चों को डांट देते थे, हम हमारे बच्चों को कुछ भी टॉन्ट कर देते थे। आजकल उल्टा हो गया है। उस हक से, जिस हक से हम हमारे बच्चों को करते थे वो नहीं कर पाते हम। हमारे बच्चों से तो हम डरते हैं, हम दूसरे के बच्चे को ज्यादा अच्छे से क्रोधित भी हो जाते हैं उसके पर, उसको हम डांट भी लेते हैं, उसको हम टॉन्ट भी कर देते हैं, उसके साथ हम कुछ भी बोल पाते हैं, पर हमारे बच्चों से हम डरते हैं। दिस इज ऑल्सो समथिंग विच वी मस्ट पॉन्डर अपॉन कि ऐसा क्यों। और आप खुद अपने ऊपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिस हक से आप अपने भाई के बच्चे को बोल सकते हैं, बहन के बच्चे को बोल सकते हैं, उस हक से आप अपने बच्चों को नहीं बोल सकते। क्यों? वो भी आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। इस क्यों का जवाब भी आपको बहुत कुछ कहेगा। आप अपने घर में देख लें, आप में ना होगा तो आपके घर के किसी ना किसी व्यक्ति में ये जरूर होगा। ये उदाहरण है जो अभी देखा गया है, हर जगह देखा जा रहा है। ये भी आपको एक अलग तरीके से जागरूक करेगा। ऐसा क्यों, इसका जवाब जरूर खोजिए। जो आखिरी लाइन है वो ये है कि ऐसे हो जाइए, बनिए मत, डोंट बिकम, बी। ऐसे हो जाइए कि जब तक आप खुद ना चाहें, किसी की मजाल ना हो कि आपको उत्तेजित कर पाए कि आप ऊंची आवाज में भी बोलें। किसी को उतना हक देना ही नहीं है। आपके जीवन में किसी को उतना हक कभी ना मत दीजिए कि कोई आपको क्रोधित होने पे मजबूर कर पाए। इतनी अपने जीवन की हर चीज आपके हाथ में होनी चाहिए कि आप ऊंची आवाज में भी ना बोलें अगर आप ना चाहें तो। ये सीढ़ी है जो धीरे धीरे हमें चढ़नी है, क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं। हम इसीलिए यहाँ मौजूद हैं क्योंकि
हम अध्यात्म समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये बात उनको नहीं कही जाएगी जो यहाँ पे मौजूद नहीं है या इस चीज में जिनको इंटरेस्ट नहीं है, पर चूंकि हम आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक बीज जो है हम में वो जागृत हो रहा है। हर शख्स यहाँ आध्यात्मिक है, पर आपके उस बीज पे चूंकि पानी पड़ रहा है, तो इतना जरूर कीजिए आध्यात्मिक होते हुए कि अपने जीवन की हर चीज, हर डोर आपके इतने हाथ में होनी चाहिए कि कोई आपको किसी भी तरीके से उत्तेजित कर ही ना पाए। क्रोध तो फिर बहुत दूर की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका। हम बड़ी गहराई से और अनुभव के साथ इस बात को देख पा रहे थे कि क्रोध के साथ में हम कितने चालाक हैं और कितने चतुर चालाक हैं। इस बात के लिए आपने बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया कि जहां हमारी चल जाती है वहां क्रोध चल जाता है, और जहां हमारी नहीं चल पाती है वहां कस के रह जाते हैं और मुस्कुराते भी रहते हैं। मजेदार बात तो यही कि हम मुस्कुराते भी रहे, हाँ सर आप सही कह रहे हो, यस यस यस, गुड गुड। पर देखिएगा, इसका मतलब है कि हम क्रोध लाते हैं और हमारे साथी अब इस क्रोध के जीवन में अपने आप को डोल रहे होंगे कि अब मैं प्रश्न कैसे करूं, क्योंकि आपने तो मुझे ही बता दिया कि ये तो आपका किया हुआ स्वयं का अपराध है। अब आप कैसे प्रश्न कर सकते हैं? फिर भी प्रश्न तो उठते ही हैं कि हमें इससे दूरी कैसे बनानी है। वो भी आपने बताने का प्रयास किया कि हम कहते हैं 1 से 10 तक की गिनती गिनिए, पर ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम, ऐसा ना हो कि इसका जो टेम्परामेंट बना हुआ है उसको कम कर दें, इसका जो अभी पैनिक आया है उस पैनिक का पूरा फायदा उठाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं कमजोर पड़ जाए, हमारा जो पैनापन है क्रोध का वो कहीं कमजोर हो जाए। तो 1 गिलास पानी पीना, 10 तक की गिनती गिनना, ये सारे टूल्स हम बोलने में बड़ा अच्छा लगते हैं। तो हम जिनका इंतजार कर रहे थे, बीके तिवारी साहब हमारे बीच में है, अपनी बात सीधे रखेंगे और यूं ही सभी हैंड रेस करते जाएंगे, अपनी बात रख सकेंगे। तिवारी साहब प्लीज। बहुत बहुत नमस्कार। मैं बीके तिवारी इंदौर से बात कर रहा हूँ। मैं एक छोटी सी बात ये जानना चाहता हूँ, जो कि कई बार मैंने भी अनुभव किया व्यक्तियों में, कि कई बार एक तो हमारा स्वभावजन्य क्रोध होता है। मतलब कुछ व्यक्तियों का स्वभाव ही हो जाता है कि वो क्रोधित हो जाते हैं। कई बार क्रोध करने की परिस्थिति नहीं भी है तो भी हो जाते हैं। और कई बार एक स्वाभाविक क्रोध होता है जिसमें कि व्यक्ति को जहां क्रोध होना चाहिए या अकस्मात आ जाना चाहिए, और जो ज्यादातर ऐसी परिस्थितियों में ज्यादातर लोगों को आ सकता है क्रोध, एक वो परिस्थिति है। तो मैं इन दोनों में फर्क और इनके थोड़े से लक्षण समझना चाहता हूँ। देखिए, जैसा बोला गया था पहले कि जो जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का जो डिफरेंस बताया गया है क्रोध का, उसमें जो आप कह रहे हैं, जिनका आप बोल रहे हैं कि जिनको क्रोध आ जाता है, हर छोटी चीज पे क्रोध आ जाता है, वो लोग जो हैं वो, उनको पता ही नहीं है। और उनको क्रोध, जिनका आप बोल रहे हैं, उन जिन लोगों को क्रोध आ जाता है, कर देते हैं, वो भी उनके सामने ही करते हैं जिनके सामने वो कर सकते हैं। वो ही लोग अपने बॉस के सामने होंगे तो काफी हद तक उसको नियंत्रण में रख सकते हैं और रखते हैं। तो इसीलिए वो डिस्ट्रक्टिव क्रोध है जो उन लोगों को आता है, पर वो डिस्ट्रक्टिव क्रोध भी वो उन्हीं के सामने करते हैं जिनके सामने वो कर सकते हैं। उनको पता है कि यहाँ हम कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और दूसरी जो बात है कि कहीं कहीं पे क्रोध जरूरी होता है, वो जरूरी वहीं होता है जहां पे आप ऐसी जगह पे हैं जहां आपको बोलना है, क्रोधित होना है, क्योंकि ये धर्म के तौर पे वो क्रोध होता है, जो वो क्रोध कंस्ट्रक्टिव कहलाता है। जब आप क्रोध कर रहे हैं क्योंकि आपको क्रोध नहीं आप करेंगे तो आपके बच्चे, आपका स्टाफ जो है वो सही से काम नहीं करेगा। और जो ये क्रोध होगा जहां पे आप कर रहे हैं क्योंकि करना जरूरी है, वहां आप अंदर तक हिलेंगे नहीं, आप सोचा समझा क्रोधित हो रहे हैं।
यहाँ पे आप सोचा समझा क्रोधित नहीं होते, आप क्रोधित हो रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। वो जो क्रोध है वो पहली कैटेगरी में आता है जिनको पता ही नहीं है, उनके जीने का तरीका वो बन गया है जिनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ, इंदौर में अभी ठीक 3-4 दिन पहले घटना हुई, विमुक्ति शर्मा मैडम को उनके ही विद्यार्थी ने, जो कि एक प्रिंसिपल थी फार्मेसी कॉलेज, यहाँ आपने शायद सुना, उनको पेट्रोल डाल के जला दिया, जबकि उनकी कुछ भी गलती नहीं थी। वो व्यक्ति ऐसा था कि हो सकता था कि वो बातचीत से ये सारी चीज हो जाती, लोगों ने समझाने की भी कोशिश की थी, और आज उनकी मृत्यु हो गई। हम सभी लोग दुखी हैं, और ये सब हुआ है क्रोध के कारण। ना तो उनके पेरेंट्स ने कभी ऐसा बोला होगा, ना किसी ने। तो क्रोध इस स्तर तक पहुंच जाए, अब बच्चा तो उनसे डर सकता था ना, वो प्रिंसिपल थी, तो फिर भी उसने क्रोध किया, और इतना एक्सट्रीम लेवल तक चला गया कि उसने पेट्रोल डाल के उनको जला दिया। तो मैं इस संदर्भ में बात कर रहा हूं कि ऐसा क्रोध कैसे हो जाता है कि जहां व्यक्ति अपने आप को इतना मतलब उद्वेलित कर लेता है, खुद को भी नुकसान पहुंचाता है, दूसरों को भी। देखिए, जो घटना घटी है, वो जो क्रोध है वो क्रोध नहीं है, वो मानसिक बीमारी है। उनके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने घर में भी काफी बार इस तरीके से कोई ना कोई हरकत की होगी, इस लेवल की नहीं की होगी पर की होगी। पर इसमें जब पेरेंट्स खुद ये समझें कि भाई हमारा बच्चा कहीं ना कहीं नॉर्मल से अलग तरीके से बिहेव कर रहा है और उसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है, ये नॉर्मल क्रोध नहीं है, ये उसको खुद को भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, और उसके माता पिता के सामने या बाकी लोगों के सामने काफी बार जाहिर हुआ होगा। पर तब अगर उसको समझा दिया गया होता या किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा दिया गया होता तो ये नहीं होता। ये क्रोध में किया गया नहीं है सिर्फ, ये बहुत बड़ी साइकेट्रिक इलनेस है जिसके तौर पे ये जो चीज हुई है इंदौर में, ये हुई है। और उसका प्रमाण है कि उसके माता पिता ये होने के बाद भी कह रहे हैं कि हमारे बच्चे ने कुछ गलत नहीं किया, मतलब वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है। तो उसके माँ बाप ने पहले क्या उसको रोका होगा। ये साइकेट्रिक है, जो एक इलनेस है, बीमार है वो बच्चा, ना कि वो सिर्फ नॉर्मल क्रोध जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके तौर पे उसने ऐसा कदम नहीं उठाया है। अर्थात अगर इस हद तक क्रोध आ रहा है तो उसको एक बीमारी समझ के एक बिल्कुल, डॉक्टर के पास में, ये एक सामान्य बात नहीं है। सामान्य क्रोध में और इस तरह के क्रोध में आपका कहना है अंतर? हाँ जी, अनियंत्रित क्रोध पागलपन है। जी, धन्यवाद। हमारे अन्य साथी के पहले मैं आपसे कहना एक चर्चा करना चाहूंगा कि अनियंत्रित क्रोध के लिए आपने जो शब्द दिया है, क्या हम उस शब्द के अलावा कोई ऐसा शब्द भी कह सकते हैं जिससे उसमें सकारात्मकता पैदा हो? क्योंकि जब ये पागलपन शब्द हम लाते हैं तो समाज में बहुत गलत नोशन जाता है और समाज से वो बहिष्कृत होने की पोजीशन में आ जाता है, एक भावनात्मक तौर पर उसमें दूरी महसूस होती है। अनियंत्रित क्रोध एक विशेष अवस्था हो सकती है मानसिक स्तर की, जिसके लिए हम काउंसलिंग से, परामर्श से, कहीं ना कहीं साइकेट्रिस्ट के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। तो शायद वो पागलपन ना कह के उसको एक विशेष अवस्था या जो आप सब लाएं, वो ज्यादा मैं बेहतर समझ पा रहा हूं। क्या ऐसा है? हाँ जी, आप उसको पागलपन ना कहें, आप अनियंत्रित अनियंत्रित जो भी चीज है ना, वो चाहे अच्छी हो या बुरी, अति सर्वते वर्जिते। तो हम उसे कह सकते हैं कि आप जब भी ऐसे किसी बच्चे को समझाएं तो उसको हम कह सकते हैं, समझा सकते हैं कि बेटा आप लिमिटलेस हो, और इस संसार में जीने की हर चीज की एक सीमा है और लिमिट है। क्योंकि आप लिमिटलेस हो, लिमिटलेस जो वर्ड है वो उसको अच्छा भी लगेगा और उसे ये समझ में आएगा कि ये लिमिटलेस चीज
इस संसार में नहीं चल सकती, तो मुझे इसे किसी ना किसी लिमिट में लाना है, इसीलिए मुझे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है। शायद बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि पागलपन शब्द तो मैं देख पा रहा हूँ कि अब ग्वालियर के हॉस्पिटल से भी हट चुका है, और हॉस्पिटल्स के हर वार्ड से वो शब्द हटा दिया गया है, एक मानसिक कक्ष उसको बोल दिया गया है, और वो शब्द ही हटा दिया गया। जैसे हमने दिव्यांग शब्द लाए हैं समाज में, हम विकलांग से जो एक हीन भावना क्रिएशन होता है, वैसा ही पागलपन शब्द से एक ये दृष्टि से देखते हैं हम समाज में, उसको बहस के रूप में देख पाते हैं, और हमारा उसके साथ विशेष बिहेवियर शुरू हो जाता है। तो स्पेशल सिंपैथिकली बिहेवियर करना, उसके साथ एक सामाजिक अन्याय मैं समझता हूं। आपका मार्गदर्शन मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कल मैं काउंसलिंग के दौरान था, और इस शब्द को यदि मैं बोल देता धोखे से भी, तो शायद उस बच्चे के जहन में गहराई से बैठ जाता। और जब उसको मानसिक शब्द बोला कि नहीं नहीं ऐसा होता है, वो तो उसको ले गए काफी गहराई तक शब्दों में, तो उसने स्वीकार किया कि हाँ, मैं उसमें बड़ा आनंदित महसूस करता हूँ, उसको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर डालूं। और मुझे कुछ देर बाद कोई मेरे को थोड़ा सा भी उसको हटा दे क्षण भर के लिए, तो मैं नियंत्रित हो जाता हूँ। तो आपका बहुत अच्छा शब्द है, लिमिटलेस पोजीशन पहुंच जाती है उसकी। हमारे अन्य साथी जो भी अपनी बात रख सकते हैं, उनका स्वागत है। प्लीज अपनी जो भी जिज्ञासाएं हैं आप रख सकेंगे, क्योंकि हम अभी काफी समय के साथ आपके साथ रहेंगे। तो आप जी जी प्लीज। जी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे जब क्रोध आता है मुझे, तो उस समय तो नियंत्रित कर लेता हूँ, लेकिन बाद में उसी बारे में सोचता रहता हूँ, जब कोई गलती ना हो या कुछ हम ऐसा हुआ नहीं हो, फिर भी अगर कोई हमें कुछ बोले तो कंट्रोल कर लेते हैं उस वक्त, लेकिन बाद में फिर पता नहीं ऐसा उठती रहती है अंदर ही अंदर आग सी कि क्या करें। तो उसके लिए कुछ वो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। फिर या तो उनको कुछ बोलता हूँ, ऐसे फोन करके बाद में बताता हूँ, सबके सामने ना करके अलग। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, समझ नहीं बताना थोड़ा सा। देखिए, जो तरीका बताया गया था 24 घंटे का, जो अपने आपको अपने हमें अंतराल देना है, हमें खुद को खुद जानना है, ये सीधी सी बात है। हम यहाँ पे जो कुछ भी बोला जा रहा है उसे हमें तरीका समझ में आ सकता है, पर हर एक मनुष्य उतना ही अलग है जितना कि हमारा ये फिंगरप्रिंट अलग है। तो हमें खुद को खुद जानना है। अब किसी के लिए वो 24 घंटे नहीं, 4 घंटे भी बहुत है। हमारे लिए वो 24 घंटे नहीं, हमारे लिए 72 घंटे चाहिए हमें, कि हमें समझ में आए। हमें क्रोध, एक तो हमें उसी समय जब हम जवाब दे रहे हैं तो उसकी जो टोन होगी, तो जो बोलने का तरीका होगा, वो बहुत अलग होगा। और जब 72 घंटे बाद आप जवाब देंगे तो वो ही जवाब आप देंगे, पर बहुत अलग तरीके से देंगे। अब आपको कितना समय लगता है उस अंदर ग्रहण करके उसे अच्छे से सामने वाले के सामने बताना या पेश करना, जो आपको लग रहा है अंदर से, जिस बात पे आपको क्रोध आया है, वो आप उसी बात को बेहतर तरीके से कैसे पेश कर सकते हैं, वो आप कितना समय के अंतराल में हो सकता है आपके साथ, वो आपको खुद का खुद जानना पड़ेगा। 24 घंटे का सिर्फ उदाहरण है। तात्पर्य यह है कि अपने आप को एक अंतराल दें और वो अंतराल खुद डिसाइड करें अपना, है ना? बिल्कुल, जी जी, ओके, थैंक यू। क्रोध के बारे में क्या ऐसा भी नहीं हो सकता कि लैक ऑफ रिकॉग्निशन इन योर सोसाइटी, फैमिली और समवेयर, दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द एंगरनेस? बिल्कुल रमेश जी, क्योंकि जब लैक ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द सोसाइटी, तो वो भी मतलब क्रोध के इनन्यूमरेबल रीजंस हैं। अब लैक ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द सोसाइटी, आपको सराहे, ये कौन बोल रहा है? ये आपका अहंकार बोल रहा है। तो आधार तो दो ही हैं, क्रोध के जो कारण हैं वो अनंत, आधार दो ही है। तो आपने इतना लंबा धीरज का एक व्रत दे दिया है 24 घंटे का, कि कैसे संभव है? हमारा क्रोध तो कब का शांत हो चुकेगा, इंस्टेंट हट गया है, तो फिर उसको रिकॉग्निशन हमारे क्रोध को नहीं मिलेगा, तो एक अंदर वो हमारी एक एंगरनेस एक बनाए रखेगा, या कोई ऐसा
पैदा करेगा जिसको हम सब नहीं दे पा रहे समय भी तत्काल में, एक भूख बढ़ाएगा, और हो सकता है वो अगला क्रोध और थोड़ा पावरफुल आए। कि आप जरूर सब आपके साथ चर्चा कर। बिल्कुल। जब भी कोई भी चीज आप आवेग में, क्रोध ही नहीं, आपने अगर कोई अपने जीवन का निर्णय भी लिया है, जो आपने उस समय, उस क्षण की, जो हीट ऑफ द मोमेंट में आपने जब भी कुछ भी किया है अपने जीवन में, आप पलट के देखेंगे तो आपको हमेशा समझ में आएगा कि हीट ऑफ द मोमेंट में जब भी जो कुछ होता है, मैक्सिमम टाइम वो गलत होता है। तब ये जो 24 घंटे आप दे रहे हैं अपने आप को, उसमें वो सिर्फ एक उदाहरण है, उससे कम समय लग सकता है, पर उस अंतराल में आपको ये जरूर समझ में आएगा कि क्या जरूरी था, और जरूरी भी है। अगर लगता है, इसका आंसर भी आता है कि हाँ जरूरी था, तो भी क्या मैं जिस तरीके से बोलने जा रहा था वो सही था? मैं जो बोलता उससे सामने वाले को कैसा लगता, वो जी पाएंगे। ये सब चीज आप महसूस कर पाते हैं खुद जो आप बोलते हैं। द वे यू कम्युनिकेट एंड टू whom you are communicating, and ये तीनों चीजें साइमल्टेनियसली आप देख पाते हैं, और फिर आपको लगता है कि अब मुझे कैसे पेश करना है, और जरूरी भी है क्या पेश करना। बहुत सही। हम राहुल जी को बुलाना चाहेंगे, डॉक्टर राहुल मिश्रा जी, प्लीज। जी अनम्यूट फिर से करिएगा आप। हेलो जी। हेलो मैम, गुड इवनिंग। प्लीज राहुल जी कैरी ऑन प्लीज। सॉरी मैम फॉर डिस्टर्ब मैम। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, एक जो आपने जो कंस्ट्रक्टिव एंगर की जो बात की है, तो क्या मतलब इससे मैं सहमत नहीं हूँ ऐसा, क्योंकि क्रोध को तो आई थिंक बिल्कुल कंप्लीटली डिस्कार्ड कर देना चाहिए पर्सन की लाइफ से। इस टाइप की नाम की कोई चीज होनी नहीं चाहिए। तो फिर भी आप बोल रही हो कि कहीं कहीं जरूरी भी होता है क्रोध, तो हाँ मतलब आपने बोला है कि कहीं कहीं अपना बात को एम्फसाइज करने के लिए, अपनी बात को बल देने के लिए, या फिर अपनी चीजों को ज्यादा डोमिनेट करने के लिए जरूरत पड़ती है उस चीज की। तो क्या वो जरूरी है, या फिर मतलब कंप्लीटली डिस्कार्ड होना चाहिए पर्सन की लाइफ से क्रोध? राहुल जी, सबसे अच्छी बात तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपकी ये जो इनक्विजिटिवनेस है, जिससे आप हर बार प्रश्न करते हैं, ये मुझे इतना अच्छा लगता है ये सुन के, और ये देख के कि आप कितने इंटरेस्ट के साथ इस सब्जेक्ट में अपने आप को खोलना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। ओके, थैंक यू मैम। देखिए, क्रोध जो है, कंस्ट्रक्टिव जो क्रोध है, वो इसीलिए वो एग्जाम्पल्स दिए गए, जो आदि योगी का भी जो एग्जाम्पल दिया गया, या जो महाकाली का भी एग्जाम्पल दिया गया। अब उनको उन असुरों करना उस समय आवश्यक था, तो वो किया गया। ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टिव क्रोध हम डे टू डे लाइफ में जब होता है, तो अगर क्रोध कर रहे हैं, जानते बूझते कर रहे हैं, एकदम से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन और रिस्पॉन्स में अंतर है। अब अगर हम ये रिस्पॉन्स भी नहीं देंगे, तो हमारे जो नीचे काम कर रहे हैं, नीचे काम करने वाले कोई नहीं होते, बल्कि वो ऊपर वालों से भी ऊपर होते हैं। रैंक वाइज जो हमारे साथ हमसे एक सीढ़ी नीचे हैं और काम कर रहे हैं, हमारे सहभागी हैं उस पर्टिकुलर काम में। अब हमने इसको कोई काम दिया है, और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सोच रहे हैं कि ये काम कर देगा। अब इसने अगर वो काम नहीं किया, 3-4 बार आपने बोला ठीक से और फिर भी नहीं किया, चौथी बार में आप बोलेंगे ना
तो आपको क्रोधित होना पड़ेगा, गंदे वे में नहीं होना पड़ेगा। जिस तरीके से हम रोबोटिकली हो जाते हैं, क्रोध करने लगते हैं, वैसे नहीं होना पड़ेगा। जानते बूझते इंटेंशनली क्रोधित होना पड़ेगा, ताकि आपकी बात को महत्व दिया जाए, क्योंकि आपको जवाब देना है जिसको आपके भी ऊपर कोई बैठा है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपकी जिम्मेदारी है पेशेंट्स और पेशेंट की फैमिली। तो अगर आपका स्टाफ आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो आपको बेशक उनको बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको सोचते हैं लोग, ऐसे ही ले लेते हैं। काफी बार ऐसे होता है कि आपकी बात को उस तरीके से सीरियसली नहीं लिया जाता जब आप क्रोधित होके नहीं बोलते तब तक। इसीलिए वो क्रोध करना आवश्यक है, पर वो क्रोध जो है सिर्फ ऊपर ऊपर लहरें आती है, और वो लहर नियंत्रण से आती है कि मैं कर रहा हूं, मुझे पता है कि मैं कर रहा हूं। क्रोध वो है, एक्चुअल क्रोध वो है जिसमें आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। ये क्रोध वो है जो आप जानते बूझते कर रहे हैं कि आज मुझे अपने स्टाफ को समझाना पड़ेगा, इसलिए मुझे क्रोध करना है। यस मैम, बट पर्सन इतना कॉन्शियस रहता नहीं है। मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है ऐसा। अगर अपन ऐसा फुल कॉन्शियसनेस में अगर क्रोध कर रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं फिर वो चीज आई मीन वहां से ब्रीच आउट हो जाती है। मतलब फिर वो हमको इफेक्ट करने लगती है, मतलब हमारी फिजियोलॉजी को या फिर हमारी मेंटल स्टेटस को भी इफेक्ट करने लगती है। हम सुपरफिशियली तो ऐसा सोचते हैं कि चलो हम एक कंट्रोल वे में रह के और इस चीज करेंगे, बट फिर धीरे धीरे हम उसमें एक इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब मेरा तो मैं ये ना, इसीलिए तो हम यहाँ हैं, उसी पे तो हमें काम करना है। वो जो हो जाते हैं वो होने नहीं देना है, इसलिए तो हम यहाँ हैं। यस मैम, ओके मैम, थैंक यू मैम। राहुल जी बड़े उत्साह के साथ अपनी बात रखते हैं, बड़े कीन ऑब्जर्वर हैं, तो मैं इनके लिए लगातार इनका स्वागत करता हूं। और मैं सोच पाता हूं कि हम सबसे आखिरी में अवसर देंगे, क्योंकि बहुत से प्रश्नों के उत्तर अब वो ले चुके हैं। आज हम उनको बीच में लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। राहुल जी, यदि हम व्यवस्था बनाने के लिए क्रोध करेंगे तो वो हमारा क्रोध पॉजिटिव है, ये तो निश्चित तौर पर सही। यदि बच्चा गलती कर पा रहा है, हमारा छोटा बच्चा, तो उसको थोड़ा सा क्रोध तो हम दिखाएंगे ही, जिससे उसको थोड़ा सा भय हो और वो पढ़ने बैठ जाए। उसके बाद हम उसको लाड़ दुलार से अपने क्रोध को डायल्यूट कर लेते, वो भी भूल जाता है। पर यदि उसको रास्ते, यदि बॉर्डर पर खड़ा हुआ सोल्जर क्रोध नहीं करेगा तो शायद हम अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर पाएंगे। वायलेंस होने वाली मॉब जो है उसको हम कैसे कर पाएंगे कंट्रोल, ये आप समझ पा रहे हैं। हमारे 3 साथी हैंड रेस कर चुके हैं और हम सीधे गुरमीत जी को बुलाना चाहेंगे। प्लीज गुरमीत जी। थैंक यू सर। सर, गुरमीत जी आमंत्रित हैं आप, प्लीज। मेरी आवाज आ रही? सर सर जी, तो मेरा मैं अभी डॉक्टर राहुल जी जो बोल रहे थे और डॉक्टर प्रज्ञा ने जवाब भी दिए उनके। मेरी आवाज आ रही? प्लीज प्लीज सर करिए। हाँ, तो मेरा ये रिक्वेस्ट थी कि जो ये एंगर मैनेजमेंट की बात या कंस्ट्रक्टिव एंगर की बात है, तो अभी जैसे बता रहे हैं सही भी है कि हमें अपने जॉब को करते समय कहीं कहीं अपने जॉब को सही करने के लिए एंगर दिखाना पड़ता है। लेकिन एक बात आप देखें कि पीसफुल स्टेज से एंगर स्टेज तक जाना, फिर एंगर स्टेज से वापस पीसफुल स्टेज में आना, यानी शिफ्ट ऑफ माइंड है ये। तो एकदम शांत इमोशंस है, इमोशन एकदम स्ट्रेट लाइन में है, एकदम फ्लडिंग करना, पीक पर पहुंचना, फिर वापस नीचे आना, ये शिफ्ट ऑफ माइंड है, मुझे लगता है बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैं डॉक्टर राहुल की इस बात से बिल्कुल सहमत हो रहा हूँ कि जब हम भले ही हम दिखाने के लिए भी एंगर करें, तो कहीं ना कहीं जब उसकी ऊर्जा बढ़ती है तो वो हमारे फिजियोलॉजी को बिल्कुल इफेक्ट करती है। तो मेरा प्रज्ञा जी से प्रश्न ये है कि क्या, मैंने कुछ लोगों को देखा बड़ा हेरिडिटी उनमें होती है, वो कुछ लोगों को डांटते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं, हंसने लगते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, तो मुझे बड़ा अचरज होता है ऐसे लोगों को देख के, वो ऐसा कैसे कर लेते हैं। हमसे तो ऐसा हो नहीं पाता है। अगर दिखाने के लिए भी एंगर करते हैं तो भी वो हमारे फिजियोलॉजी पे जरूर इफेक्ट करता है। तो मेरा प्रज्ञा जी से अनुरोध ये है कि इस बारे में अगर वो क्या कुछ मार्गदर्शन दें कि कैसे हम इस स्टेज को भी लें कि हमारे इमोशन डिस्टर्ब नहीं हो, फिजियोलॉजी डिस्टर्ब नहीं हो,
और जब जरूरत हो एंगर कर पाए, वापस वापस अपनी कोई पीसफुल या सुकून वाली स्टेज में आ जाए। जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, देखिए गुरमीत जी, हाँ। आपने जो बोला जी वो चीज आपके बारे में ज्यादा कहती है बजाय इस सिचुएशन के, जो भी सिचुएशन होती है उसके। जी बताती हूँ आपको क्यों। क्योंकि जब आप एकदम, आप जैसे कह रहे हैं कि आप एकदम हाई स्टेट से, पीसफुल स्टेट से एकदम आपका जोन चेंज होता है, जी तो आप उसको वापस मैनेज करने में आपको समय लगता है और आपके अंदर भी काफी उथल पुथल हो जाती है। जी तो ये सीधा सीधा संकेत है कि आपकी जो पीसफुल स्टेट है वो बहुत ही फ्रेजाइल है। जी उस पे आपको अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो आपके सोचे समझा कोई रिस्पॉन्स करने पे या क्रोध करने पे जो कि सोचा समझा है, उसमें भी अगर वो हिलती है, तो ये संकेत दे रहा है हमको कि हमारी जो पीसफुल स्टेट है वो इतनी फ्रेजाइल है, वो ऐसी है कि उसको कोई थोड़ा सा भी ऐसे करेगा और वो गिर जाएगी। वो बिल्कुल ताश के पत्तों का घर बना हुआ है, वैसी है, जो एक हवा के झोंके से वापस नीचे आ जाएगा। उस पे हमें काम करने की जरूरत है, ना कि कंस्ट्रक्टिव क्रोध को कम करने की या नहीं करने की। वो तो जहां जरूरी है वहां है, पर जैसे आपने कहा कुछ लोग ऐसा भी कर लेते हैं, वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनकी वो पीसफुल स्टेट काफी हद तक एस्टैब्लिश्ड है। ये आपको आपके बारे में संकेत दे रहा है कि उस स्टेट को आपको मजबूत करना है, कि वो अपने आप से जो हम सोचा समझा रिस्पांस दे रहे हैं, कम से कम उससे तो ना हिले। जी तो मतलब इसकी क्या विधियां हो सकती हैं कि हम अपनी पीसफुल स्टेज को और स्ट्रांग करें, जो उथल पुथल मची हुई है अंदर उसको कैसे और शांत करें, डेप्थ बढ़ाएं अपने। देखिए गुरमीत जी, आपसे एक प्रश्न है, आप ध्यान होने देने के लिए बैठते हैं? बैठता हूँ। ध्यान होने देने के लिए आप जैसे जैसे बैठते हैं, तो एक तो आप अपने ध्यान होने देने का समय धीरे धीरे बढ़ाएं। जी ठीक है। दूसरा, आप ज्यादा से ज्यादा, जैसे शुरू में कहा गया था कि ध्यान किया नहीं जा सकता, ध्यान हो जाता है। जिस समय ध्यान होने देने के लिए बैठ रहे हैं, उसके अलावा एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ध्यान के होने देने के लिए जो एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपको पूरे दिन, जब आप ध्यान होने देने के लिए नहीं बैठ रहे हैं, उसके अलावा पूरे दिन आपको कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा वर्तमान में रहें। वर्तमान में शांति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, पीस के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप ज्यादा से ज्यादा वर्तमान में रहेंगे, वो स्टेट अपने आप एस्टैब्लिश होती जाएगी। जी जी बिल्कुल सहमत है आपसे। मैं इस बारे में जो बीइंग माइंडफुल स्टेट की बात की जाती है, तो एक्चुअली ये जब अर्ली एज में हो जाता है तो बड़ा आसान होता है। फिर जैसे जैसे एज ग्रो हो जाती है, फिर हमारे जो माइंड का सेटअप हो जाता है, हमारा सब कॉन्शियस में स्टेब्लिश चीजें हो जाती हैं, तो बड़ी रिवायरिंग करने में बड़ी दिक्कत होती है। बट एनी हाउ बड़ा अच्छा आपने जो बताया, मैं उससे बड़ा मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। Vivo V2 111 से जो साथी हमारे जुड़े हुए हैं वो अपनी बात रख सकेंगे, प्लीज। जी सर, आप अनम्यूट करिएगा। Vivo V2 111। हेलो जी प्लीज। हाँ जी गुड इवनिंग डॉक्टर प्रज्ञा जी। बेसिकली ये मेरा ना थर्ड सेशन आपके साथ, ये मैं जो मीटिंग कंडक्ट की है, मैं थर्ड टाइम आया हूँ, पर हर टाइम मैं बीच में आता हूँ। मैंने जस्ट आपका एक चीज देखी है, मैंने आपकी एक चीज देखी है, जो भी आप समझा रहे हैं ना, बहुत अच्छी चीजें समझाते हैं, गाइड करते हैं बहुत प्रॉपर। जो आज का टॉपिक है, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मैं
शुरू से नहीं लगा ज्वाइन किया, तो मतलब एंड सेशन में ही ज्वाइन हुआ। थोड़ा बहुत तो मेरे को समझ आई है, क्रोध के रिलेटेड है। जस्ट मैंने ये बीच में मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर क्रोध रहा है, था, बीच में 1 मिनट रुकेंगे। आता क्यों मैं ये रिक्वेस्ट ये कर रहा था कि खासकर आप यदि इनका पूरा हम सेशन कोई सुनना चाहते हैं, जुबान पे बात होती है तो ऑपोजिट में क्रोध आ जाता है। अभी जुबान पे ही बात होती है तो पर ऑपोजिट में क्रोध आ जाता है, मतलब पेशेंस खत्म हो गई है। और खासकर जो न्यू जनरेशन है, जो बच्चे हैं आजकल, उनमें मतलब हर चीज में क्रोध है, हर चीज में एग्रेसिव है। आपका प्रश्न पूरा हो गया? देखिए, उनके आधे प्रश्न से बहुत कुछ अच्छा हमें मिला है। जो बच्चे हैं, आप किताबों से नहीं सिखा सकते, आप जो जीते हैं वो ही उदाहरण होता है। आप गुड़ खाना जब तक खुद नहीं छोड़ेंगे तब तक आप बच्चों को नहीं बोल सकते हैं। तो आप खुद जो आज आपने सुना है उसे अपने जीवन में उतारें, और उतारने के बाद जब वो आप में अंतर देखेंगे तो वो उससे खुद प्रेरित होंगे। जबरदस्ती आप उन्हें ज्ञान देंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। आपका जीवन अपने आप में प्रेरणा होना चाहिए हर चीज के लिए, क्योंकि अब आप आध्यात्मिक रास्ते पे हैं। तो जिए और उनके लिए उदाहरण से सेट करें कि जिसको वो फॉलो कर सकें। मेरे कंप्यूटर बिगड़ गया। डॉक्टर धर्मेंद्र जी प्लीज। नमस्कार, नमस्ते प्रज्ञा जी। एक बात सुन के मैं आज बड़ा खुश हो रहा हूँ कि अब तक जो मुझे बताया जाता था मेरे परिवार के द्वारा कि यार तू बड़ा मोटी चमड़ी वाला है, तो पहले तो मुझे कटाक्ष करता था, लेकिन अब लग रहा है कि बहुत अच्छी उपमा है मेरी। तो ये मैं जान के बड़ा खुश हूँ। और एक चीज जो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि मेरी ड्यूटी है कि जो मेरे सामने है और जो क्रोध कर रहा है, तो मैं उसे कैसे क्रोध करने के लिए रोकूं, या ऐसा उसमें क्या मैं परिवर्तन लाऊं कि वो क्रोध नहीं कर पाए। जो भी क्षणिक होता है और उसके लिए क्या युक्ति हो सकती है, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए धर्मेंद्र सिंह जी, जब भी कोई भी क्रोध कर रहा है आपके सामने, क्रोध जो है वो एक जलती हुई आग के समान है। वो मनुष्य, आप उसको तब अगर कोई भी युक्ति आप अपनाने जाएंगे तो अपने हाथ भी आप जला के ही आएंगे। जब वो शांत हो जाए तब भी आप ये जाने कि वो जानना भी चाह रहे हैं कि समझना भी चाह रहे हैं और क्या बदलना भी चाह रहे हैं कि मैंने ये जो क्रोध किया ये गलत किया, मुझे नहीं सही लगता पर मैं कर जाता हूँ। तब आप समझाएंगे ना तो वो अपने जीवन में उतारेंगे। नहीं तो जब तक वो नहीं चाहेंगे तो आप कितनी भी कोई भी समझाइश दे लें, वो तब तक नहीं बदलेंगे जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे। और जब क्रोध किया जा रहा है उस समय तो वहां कुछ बोलना ही नहीं है। वहां बोलना मतलब खुद को भी उस अग्नि में झोंकना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी व्यास जी, ये वीवो हाँ, दोबारा आए हैं, वो बीच में आउट हो गए थे, उनसे बात करा लीजिएगा कुछ देर। जी जी प्लीज। सॉरी ना, यहाँ थोड़ा नेटवर्क कंडीशन है हमारे एरिया में, तो दैट्स व्हाई थोड़ा हो गया था। प्रज्ञा मैम, मैंने यही पूछना था आपसे, जो मैंने अभी थोड़ा सा बीच में बात की है कि मैंने तीन चार बारी मैंने मीटिंग ज्वाइन की है, और आज की मीटिंग में मैं एंड मूवमेंट पे ज्वाइन कर पाया। मैंने समझा है कि क्रोध का एक आज का विषय क्रोध है।
मैंने ये चीज पूछनी थी कि जैसे हम पहले मैंने आपसे डिस्कस किया कि अभी हमारी जुबान पे बात होती है कि हम अगर आप किसी से बात कर रहे हैं हमारी जुबान पे बात होगी, पर अगला पहले क्रोध में आ जाता है आजकल। जो आजकल का मैं सिनेरियो देख रहा हूँ कि वो क्रोध में आ जाता है, एग्रेसिव हो जाते हैं। किसके लिए क्रोध क्यों आ रहा है? अभी बात शुरू नहीं की है, अभी बात हमने अभी बात हम शायद नेटवर्क इशू है, पर मेरे ख्याल से बात का सेंस पूरी तरह से समझ में आ गया है और प्रज्ञा जी बात को रख सकती हैं, मेरे ख्याल लगता है। अनम्यूट करने बोले उनसे, हैं वो अभी लाइन पर। हाँ, मैं आ गया हूँ। अच्छा, ये कि जुबान पे बात होती है और अगला क्रोध पे आ जाता है, और खास करके आजकल की जो जनरेशन है, बच्चे हैं, हम उनसे बात करते हैं तो क्रोध में ही होते हैं वो हमेशा। मतलब हर चीज में एग्रेशन है, हर चीज में जल्दी है। नहीं हुआ तो क्रोध आ जाएगा, ठीक हुआ तब भी, नहीं ठीक हुआ तो वैसे ही बॉम्ब फट जाएगा। ये मेरा इशू है। मैं भी आपसे मैंने डिस्कस भी किया, मेरा एक्चुअल में इशू क्या था जिसकी वजह से मैं और मेरे बेटे का कई बार आपसे डिस्कशन भी हुई है। तो इसको लेके मतलब यही है कि बेटा जो है मेरा मतलब मैंने मार्केट में भी देखा है, जैसे फील्ड में भी देखा है, मेरे कुलीग्स भी हैं, उनके साथ भी हम जब बात करते हैं मार्केट में भी है ना, मतलब जल्दी में हरी एंड वरी में होते हैं लोग, और मतलब क्रोध होता है। कोई मतलब किसी के मुंह में किसी के उस पे प्यार नहीं है, पहले ही मतलब क्रोध से ही शुरू होगा अगर होगा। ये मेरा पॉइंट था मैम। क्यों होता है, क्यों आता है क्रोध आजकल? देखिए रमन जी, क्रोध के जो जब शुरू किया था तब बताया था कि क्रोध के आधार ही दो होते हैं, और वो दो क्रोध के जो आधार हैं, सबसे पहला तो ये है कि आपके मैं को, आपके अहंकार को जब भी ठेस पहुंचती है ना, तो आपको क्रोध आता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं ऐसे जीना चाहता हूँ। उसको जब ठेस पहुंचती है, या आपकी कहीं आपको लगता है कि आपको जिस तरीके से सम्मान मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल रहा, या आपके फ्रीडम को जिस तरीके से बच्चों को आजकल लगता है कि हमारे फ्रीडम को उस तरीके से हमें फ्रीडम नहीं दी जा रही है जिस तरीके से हम चाहते हैं, वो सब मैं से जुड़ा है। और दूसरा कारण होता है मोह, कि हम किसी से कोई अपेक्षा करते हैं कि इसे ये काम इस तरीके से करना चाहिए था, वो अपेक्षा हमारी पूर्ण नहीं होती है, तो वो कारण बनता है क्रोध का। ये दो ही आधार होते हैं, बाकी क्रोध अनंत कारणों से आता है, पर आधार जो है, फाउंडेशन जो है, वो ये दो होते हैं। अब क्योंकि आप इस सेशन में है ना, बच्चा गुरसागर नहीं है हमारे साथ, तो हम जब ये जानते हैं है ना कि क्रोध जो आता है वो किस लिए आता है और किस तरीके से उसे नियंत्रण किया जा सकता है, वो वॉलेंटरी है, हमारे हाथ में है। तो आपको एक बात आप समझ लें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल आप हैं। चाहे कोई भी रिश्ता हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल आप हैं। 10 बार हमारा बच्चा क्रोध करेगा, 10 बार ही। वो नहीं जा रहा है उस जगह को छोड़ के, वो नहीं जा रहा है उस बात को छोड़ के, वो वहीं के वहीं है। अगर तो हम उस समय के लिए उस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाएं, जैसे ही सब शांत हो जाए तब वापस उसके सामने जाएं, क्योंकि उस समय उसको ये होश नहीं है, उसको ये होश नहीं है कि उसे क्रोध कर रहा है वो, या क्रोधित हो रहा है, कुछ बोला भी नहीं है, उसके बिना भी वो क्रोध कर रहा है। बच्चे जो हैं आजकल के, उनकी परेशानी वो खुद हैं, उनके अंदर जो चल रहा है वो खुद उनकी परेशानी है, क्रोध का कारण आप नहीं हैं। तो आप इतना समझे कि उस समय के लिए उस जगह छोड़ के चले जाएं, थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल हो जाएगा तो उसी बात को वो बेहतर तरीके से आपके सामने पेश करेगा। जैसे सॉरी एक मेरा पॉइंट था, जैसे आप कह रहे हैं फ्रीडम छूट गई है, फ्रीडम रोक दी गई है, सब चीजें ठीक है, मैंने आपका पॉइंट, अगर जिसको फ्रीडम भी मिली हो, हर चीज उसको मतलब मिलती है बच्चे को, पर ये नहीं है समझ रहा, अगर वो कुछ चीज एक्टिविटी करने, मुझे पता है, मैं ज्यादा जानता हूँ, आप पुराने लेवल के हो, हम नया लेवल आजकल का ये है,
मतलब वो मेरा कहना, उसमें भी उनकी एग्रेशन रहती है, मतलब रहता है कि मतलब हर चीज उसको, मतलब मैं अपने बेटे की बात करूंगा, हर चीज मिलती है टाइम पे, हर चीज, हर एक फ्रीडम मिली हुई है उसको। तो मतलब तब भी कोई बात है, बस गुस्सा, हरी एंड वरी में गुस्सा, ये मेरा। रमन जी, ऐसा है कि फ्रीडम की कोई परिभाषा नहीं है, ना फ्रीडम का कोई लिमिट है। आप जिन चीजों में फ्रीडम दे रहे हैं, सिर्फ आपको लगता है कि फ्रीडम उतना ही है। वो जिन चीजों में फ्रीडम एक्सपेक्ट कर रहा है, अब यहाँ पे अपेक्षा आ गई, तो इसका आधार जो है, उसके क्रोध का आधार यहाँ पे मोह हो गया। तो वो अपेक्षा करता है आपसे कि मुझे हर चीज समझदार हूं। और पर्टिकुलरली जिस एडोलेसेंट एज में वो बच्चे जब इस एज में होते हैं, तो उनको लगता है कि हमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। उस एज में हमें ज्यादा समझना पड़ता है उनसे, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने जो गलतियां की वो हमारे बच्चे ना करें। पहली चीज हमें इसमें ये समझनी है कि जिस रास्ते से हम चले, क्या रास्ता वही के वही है। हम उन्हें अपनी तरफ से राय दे सकते हैं, उन पे वो राय थोप नहीं सकते। हम राय दें उन्हें कि ये सही है और ये गलत है। उसके बाद चुनने के लिए उन्हें वो आजादी है कि वो क्या चुनना चाहते हैं। और हम जैसे जीते हैं, आज अगर मैं कुछ करती हूँ तो मेरे बच्चा वो ही करेगा जो मैं कर रही हूँ। तो पहले हम अपने जीवन में इस चीज को उतारें कि वो 10 बार भी क्रोधित हो रहे हैं तो हम अपना संबल बना के रखें। तो हम बोलने के लिए जायज है कि हम बोल सकते हैं उनको कि आप ये चीज गलत कर रहे हो। आप अपने जीवन में उतारेंगे तो वो आपसे सीखेगा। दूसरा, उससे आप पूछें कि उसकी जो आजादी की परिभाषा है, उसमें वो आपसे क्या अपेक्षा करता है, और उस तरीके से आपको उसे लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी जिस एज में है, उस एज में समझना आपको ज्यादा पड़ेगा बजाय उसके। ओके, ठीक है, थैंक यू। पर जितने भी मैंने मीटिंग अटेंड की है, मैं कोशिश तो करता हूँ कि आपकी सारी मीटिंग टाइमली करूँ। किसी ना किसी इशू की वजह से रह जाता है, जैसे आज नेटवर्क का इशू था, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। ठीक है, तो मैं भी आगे मैं कोशिश करूंगा कि मीटिंग शुरू होने पे ही ज्वाइन करूंगा। रमन जी, सारे वीडियो अवेलेबल हैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं, दोबारा देखना चाहें तो पूरे। ठीक है, थैंक यू सर। हमने लिंक भेजी है आपको, आपके उसमें आप देख सकते हैं, अभी नोट कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, बाद में आप देख पाएंगे। श्योर। अभी इसमें जो चैट बॉक्स है उसमें देख लीजिएगा। थैंक यू। हाँ, आई नो सर, मैं चेक करता हूँ। थैंक यू सर। ओके, टेक केयर। थैंक यू। हमारे अंतिम जिज्ञासाकर्ता के रूप में हमारी वरिष्ठ साथी अनीता जैन जी अपनी बात रख पाएंगी। जी अनीता जी, मैडम। जी रमेश जी, थैंक यू। और प्रज्ञा जी नमस्कार सादर, सभी साथियों को भी मेरा नमस्कार। मेरा जो जिज्ञासा भी नहीं कहूंगी मैं, 2-3 चीजें जो कि बहुत अच्छे से ये तो स्पष्ट हुई है कि जो क्रोध, जैसा कि आप कह रही थी कि क्रोध अगर हम थोड़ा सा अपने आप को समय दें तो हम अपने को देख पाते हैं, और शायद 24 घंटे के बाद फिर वो क्रोध रहता नहीं है। मेरा जो प्रश्न है वो इस बात को लेकर है कि बहुत सारे सराउंडिंग में ऐसे लोग होते हैं। मेरा बहुत बड़ा परिवार है और कई बार बहुत सारी चीजों में वो आपस में चर्चा होती है, बात होती है, तो वो आते हैं। तो जैसे घटना घटने के बाद बहुत लंबा समय हो गया, उसके बाद भी उनके दिमाग में ये है कि मैं सही हूँ और मैं तो बिल्कुल भूल नहीं सकती हूँ, उन्होंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। और वो जो गुस्सा उनका घटना के समय पे था, वो घटना घटने के 8 दिन बाद भी, 15 दिन बाद भी, 1 महीने बाद भी कई बार वो वैसा की वैसा ही बना रहता है। और बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है मेरा, तो कई बार फिर वो व्यक्ति आकर अपना उन चीजों को मुझसे चाहते हैं। तो क्या ऐसी कोई बात हो सकती है जिसमें कि उनका जो
ये गुस्सा है जो कि इतने समय के बाद भी है, तो अपनी कोई बात उनकी मदद कर सकती, खुद को वो देख सकें सही रूप में। देखिए अनीता जी, आपको ना इस पे आज सुबह ही मुझे बहुत अच्छे लिखते हैं कोई, उन्होंने कुछ भेजा है, वो आपको सुनाती हूँ, उससे आपका आधा 75% जवाब मिल जाएगा। वैसे मैं ये प्रज्ञा जी बिल्कुल मुझे क्लियर है कि जब तक कोई समझना ना चाहे तो हम समझा नहीं सकते हैं। हाँ जी। और जब तक कोई बदलना नहीं चाहे हम बदल नहीं सकते हैं। पर कई बार ऐसी स्थितियों में क्या उनकी कुछ मेरी बात से उनकी कोई मदद हो सके, बस इस भाव से मैंने ये बात आपके सामने रखी है। जी आप प्लीज बताएं। देखिए आपकी मदद, आपकी तरफ से जो मदद हो सकती है वो बताऊंगी मैं बाद में। बाकी जो 2 लाइनें आपने बोली है उसके अलावा कोई समझना चाहे तो ही समझा सकते हैं। उसके अलावा जो 1 लाइन है जो किसी ने भेजी है मुझे, वो आपको बताती हूँ मैं। उसमें ऐसा लिखा है कि दुनिया में सब चीज मिल सकती है, केवल अपनी गलती नहीं मिलती। है ना? तो जब तक हम मानना ना चाहें कि हमारी गलती थी, और अपनी गलती मानना सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हमारे साथ, सब जो हमसे जुड़े हैं उनके साथ ये होती है कि हम हमारी गलती मान ही नहीं पाते, और हम अंदर से खुद जानते हैं पर हम जाते। तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकती। आप सबसे ज्यादा जो एक चीज से उनकी हेल्प कर सकती हैं वो ये है कि आप खुद अपना मनोबल बनाए रखें और आप सही करें। बस जो है आपकी जिम्मेदारी केवल आप हैं। आसपास जो है उनको आप जिस तरीके से रहती हैं वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वो जो सेट करती हैं आप, उससे जिनकी आंखें खुली है वो सीखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे तो आपसे समझ लेंगे। नहीं तो उनसे, उनको देख के उनसे डिस्टर्ब ना होना, ये है जो आप कर सकती हैं उनके लिए भी और खुद के लिए भी। जी प्रज्ञा जी, मैं डिस्टर्ब नहीं होती। थोड़ा सा जब से IOIC और इन सारी चीजों से जुड़ी हूँ तो काफी स्टेबिलिटी रहती है सारी चीजों में। पर एक मन में ये भाव आया था कि कई बार क्या होता है, व्यक्ति बार बार पलट के आता है और चाहता है कि हम कैसे भी उनकी बात को परिवार के दूसरों सदस्यों के सामने सही के रूप में प्रस्तुत करें। बस वो वहां थोड़ी सी एक रहता है कि किस तरह से मैं उनकी कोई मदद कर सकूं। बस इस भाव से ये प्रश्न रखा था। बाकी बिल्कुल ठीक। थैंक यू। थैंक यू अनीता जी। मेरे ख्याल से हम सत्र के अंतिम क्षणों में हैं। हम दुबे सर से चाहेंगे कि क्या वो कुछ अपने बात रख सकेंगे। दुबे सर। बहुत सारा समय हुआ और प्रज्ञा जी ने बहुत अच्छे से लोगों की बातें कही हैं, और बहुत सारे लोग व्यक्तिगत रूप से भी अपनी समस्याओं को उनसे सुनना चाहते हैं। तो यदि प्रज्ञा जी अपना सीधे नंबर इसमें शेयर कर सकती हो तो जरूर करते हैं, क्योंकि मेरे से और लोग भी मांगते रहते हैं उनका नंबर। तो यदि आप देना चाहते हैं तो हमको इसमें, आप इसमें चैट रूम में गिल साहब भी लिख सकते हैं या आप लिख दें तो लोग आपसे बात कर सकेंगे। यही कहना चाहता था। और बहुत ही सुंदर था आज का वक्तव्य, बहुत ही दिल से आपने बातें कही हैं। क्रोध जैसा आपने बोला कि हम केवल छोटों पर या कमजोर लोगों पर ही करते हैं, इसका मतलब है कि क्रोध हमारे नियंत्रण में है। एक बहुत ही अच्छा मैसेज है ये, और इसको हम लोग समझकर कार्रवाई करें तो जरूर लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हमारे जो साथी हैं, दर्शक हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं जब तक नंबर नोट कर रहा हूँ, एक बात जो मैं बोलना चाहती हूँ आखिर में। जी बोलिए। जो बोल रही है वो महापागल है। जो पागलपन वर्ड उसने यूज किया है, वो जो बोल रही है वो महापागल है। और एक्चुअल में हम जो भी लोग हैं वो अपनी अपनी तरह से पागलपन को उस तरीके से लेते हैं कि पागलपन कोई बहुत बड़ा शब्द है।
पागलपन मतलब हर कोई अलग अलग तरीके से पागल है, जो बोल रही है वो महापागल है, खुद मानती है वो। तो इसीलिए जब भी ये शब्द आप सुने या कहीं पे आप खुद सुने और किसी को बोले ना, पर आपको अगर कोई बोले तो इसे कभी भी ऐसा ना लें कि आपको कोई गलत चीज बोल रहा है। पागल होना बहुत अच्छा वर्ड है, नॉर्मल तो सभी हैं, एबनॉर्मल बनना होना है हमें। थैंक यू। आज एक अद्भुत वक्तव्य हमने देखा, हमने सुना और ग्रहण किया, और हम एक व्यवहारिक पहलुओं की ओर देख पाए कि हम क्रोध के साथ हम क्या बिहेव करते हैं। और जिन बातों को आपने रखा, बीच बीच में मुझे विषय पर अपना एक फिलर देना पड़ा, उसका कारण मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा पहली चीज, क्योंकि मुझे इंतजार था कि हमारे जिज्ञासु अपनी बात को किस ढंग से रख पा रहे हैं, उनका इंतजार में मैं आपके साथ बार बार कम्युनिकेट हो रहा था। तो मैं शायद आपके सेशन के समय को ले पा रहा था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर भी वो एक एंकर की मजबूरी होती है। पर आज जिस गहराई के साथ में, दिव्यता के साथ में आप शब्दों को रखा, और आज एंगर जैसे एक आम शब्द के लिए जो जीवन का अंग बन चुका है, अंग रहता भी है, क्योंकि हमारे लिए कभी वो हथियार होता है तो कभी हमें बचाव पक्ष का एक हमारे पास एक बहुत बड़ा आवरण होता है। उसी के साथ अपने आप को न्याय संगत भी ठहराते हैं, हम कितने भी गलत हों। उस विषय के ऊपर आपने कितने व्यवहारिक बातें रखी, वो हम आपकी दिव्य अनुभूति को पहचान पाए, और हम पुनः आभारी हैं बहुत इस गहरे सत्र की उस ग्रहण करने वालों के साथ में कि आपने हमें अद्भुत अवसर प्रदान किया। IYC की सारी टेक्निकल टीम, IYC के सारे हमारे साथी, हम इसी आशा के साथ सभी से विदा लेंगे कि पुनः आप इसी उत्साह के साथ जुड़े रहिएगा। पैराग्राफ जी के लिए हम अन्य विषयों पर भी लगातार सुनेंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर हमारे लिए आप उपलब्ध है लगातार। आप वहां पर भी इनको फॉलो कर सकते हैं और अपनी बातों के लिए अगले सत्र में शेयर कर सकते हैं। सभी के लिए पुनः एक बार विदाई के साथ भी पुनः हार्दिक आभार, प्रणाम सभी के लिए। थैंक यू।